बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आजकल एक केस मेरे पास बहुत आ रहा है। मर्द तो राब्ता करते ही हैं, लेकिन आजकल बीवियां राब्ता कर रही हैं कि उनके शोहरों को अचानक से पता नहीं क्या हो गया। आजकल बहुत सी ख़वातीन परेशान हैं कि उनका शोहर शादी के बाद अचानक लड़कों में दिलचस्पी क्यों लेने लगा है। ये क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मसला है या बचपन के किसी सदमे का नतीजा? नाज़रीन, बहुत से मर्द जो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं उनके, लेकिन चाइल्डहुड में उन पर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिन्होंने उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर दिया है। आज वो गिल्ट, शेम और आइडेंटिटी के दरमियान फंसे हुए हैं और उनकी वाइफ्स भी घबराहट और कंफ्यूजन का शिकार होती हैं। आज हम इस मुश्किल को साइकोलॉजी, ट्रॉमा साइंस और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे, बिना किसी जजमेंट के। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड देयर इम्पैक्ट। नाज़रीन, बचपन में अगर किसी लड़के को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो कि वो बयान भी ना कर सके, आप कह सकते हैं कि सेम जेंडर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमारे इस पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बच्चों में बहुत से गलत रुझान हैं। बहुत से बच्चे विक्टिम हो जाते हैं, बड़ों की नज़र हो जाते हैं। बचपन में अगर किसी लड़के को सेम जेंडर इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर या बाउंड्री वायलेशन का एक्सपीरियंस हो तो उसकी ब्रेन वायरिंग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, स्पेशली प्लेयर फियर सर्किट्स मिल जाते हैं। नाज़रीन, ये बात बड़ी काबिल गौर है जो मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर और फियर रिस्पॉन्स, ये वायरिंग गलत हो जाती है। ऐसे बच्चे या बच्चियां जिनको सेक्सुअल असॉल्ट का सामना होता है बचपन में, उनकी ओरिएंटेशन ठीक होती है लेकिन उनकी बिहेवियर टेंडेंसीज बदल जाती हैं। अब यूं समझें कि एक वो बच्ची जिसको अब्यूज का सामना हुआ बचपन में, वो उस अब्यूज वाले मामलात को सोचती है और घबराती भी है। उसके लिए वो सिचुएशंस या उससे मिलती जुलती सिचुएशंस फियरफुल होती हैं, खौफनाक होती हैं, लेकिन सेम टाइम प्लेयरेबल भी होती हैं। वही लड़की वो माशरे में ढूंढ रही होती है, अनकॉन्शियसली वो स्कैन कर रही होती है। उसकी सारी की सारी टेंडेंसीज, उसका रुझान उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लगा होता है और खौफ भी उन्हीं चीज़ों का होता है। स्पेशली प्लेयर फियर सर्किट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि फियरफुल सिचुएशंस भी वही हैं और लज्जत देने वाली भी सिचुएशंस वही हैं। ऐसी फीलिंग्स इननेट ओरिएंटेशन नहीं होती बल्कि ट्रॉमा रिस्पॉन्स होती हैं। ब्रेन ने किसी अनसेफ सिचुएशन को प्लेयर के साथ रिकॉर्ड कर दिया होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन नेचुरली ऐसा ही है। हम इसे सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन आपको लगती है वो अक्सर आपकी चॉइस नहीं होती, वो आपके बचपन की कंडीशनिंग होती है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जिन्हें बचपन में किसी कजन ने, मोहल्ले के किसी लड़के ने, किसी उस्ताद ने या किसी करीबी शख्स ने एक्सप्लॉइट किया होता है। मोहल्ले के मौलवी साहब ने या भी कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह की टेंडेंसीज रखता है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो बाद में सेक्सुअल कंफ्यूजन डेवलप कर लेते हैं। Why? Because the body remembers player plus danger together। जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी याद रख लेगी सेम टाइम एक फियरफुल और एक प्लेयरेबल। जैसे मुतासरा मर्द में शेम, गिल्ट, अरोजल, कंफ्यूजन ये रहता ही है। वो अक्सर अपने आप से सवाल भी पूछता है, एम आई गे? ये उसका फियर भी होता है। ये सारा कुछ इकट्ठे आ जाता है, लेकिन याद रहे कि ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं, ये ट्रॉमा कोडेड अरोजल होता है। वाई मैरिड मैन फील डबली कंफ्यूज्ड? शादी के बाद ये आदमी अपनी वाइफ से अटैचमेंट भी फील करते हैं, उनको फैमिली भी प्यारी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, मगर चाइल्डहुड बेस्ड कंडीशनिंग उनको पुल करती रहती है। इस वजह से वो अपने आप को बाइसेक्सुअल, कंफ्यूज्ड या स्टक समझने लगते हैं। इसमें एक अहम बात यह है कि ऐसे मर्द अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे, वो ट्रॉमा के लेयर्स को समझ रहे होते हैं। इसमें दूसरा अहम पहलू है पोर्न इंड्यूस्ड सेक्सुअलिटी चेंज, PIED मॉडल इसे कहते हैं। कई मर्द सैकड़ों घंटे सेम जेंडर पोर्न देखते रहते हैं। दिमाग नोवेलिटी का आदी हो जाता है, कुछ नया दिया जाए, कुछ नया दिया जाए, ये एक भूख बन जाती है। इवेंचुअली ब्रेन इज इक्वल टू ओवर स्टिमुलेटेड, डोपामिन इज इक्वल टू हाईजैक्ड, सेक्सुअल टेस्ट इज इक्वल टू डिस्टॉर्टेड। उनका इस चीज में एक बगाड़ आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये न्यूरो अडॉप्टेशन की वजह से सेक्सुअल प्रेफरेंस की टेम्परेरी शिफ्ट है, ना कि हकीकी ओरिएंटेशन है। अब तीसरा फैक्टर इसमें होता है बाइसेक्सुअल टाइप कंफ्यूजन। कुछ लोग ऑपोजिट जेंडर से इमोशनली अटैच रहते हैं और सेम जेंडर से सेक्सुअली एक्साइट होना एक कंपल्सिव पैटर्न बन जाता है। मोस्टली इट इज नॉट आइडेंटिटी, इट इज कंफ्यूजन। चौथा फैक्टर इसमें यह है कि लैक ऑफ फादर अटैचमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मर्दों के साथ वास्ता इस तरह पड़ता है जैसे उनके वालिद सख्त गिर हों
या वो गायब हों, कहीं बाहर पैसा कमाने गए हों, या वो अब्यूजिव हों, गाली गलौज करते हों, मारते हों, या इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, वो अक्सर मेल वैलिडेशन हंगर डेवलप कर बैठते हैं। उनको मेल से एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है जो कि बाप से नहीं मिली, तो वो फिर इस तरह की अटैचमेंट में चले जाते हैं। लेटर इट बिकम्स मेल अप्रूवल, मेल अटेंशन एंड मेल अट्रैक्शन। ये अटैचमेंट ट्रॉमा है, सेक्सुअलिटी नहीं। अब इसमें एक पर्सपेक्टिव हम देखेंगे उन बीवियों का। सेक्शन नंबर 3, वाइव्स पेन एंड इमोशनल इम्पैक्ट। ऐसी वाइव्स के कॉमन क्वेश्चंस पता क्या होते हैं? मेरे से राब्ता करती हैं, एक केस भी शामिल करेंगे। अगर वो मुझसे बच्चे भी पैदा कर सकता है तो फिर बाहर क्यों जाता है? क्या वो मुझे अट्रैक्ट नहीं होता? क्या मैं इतनी बुरी हूं? मुझे तो लोगों ने बता दिया है कि तुम्हारे मर्द ने तुम्हें पसंद नहीं किया, जैसे ही शादी हुई है वो मेरे से रूठा रूठा सा रहता है, मैं क्या करूं, डाइवोर्स या सपोर्ट? एक वाइफ की रीअश्योरेंस के लिए आप कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू, ब्यूटी या फेमिनिटी पर कोई सवाल नहीं। ये आपकी कमी नहीं है, ये उसकी अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड हिस्ट्री है। रिलेशनशिप काउंसलिंग और बाउंड्रीज यहाँ बहुत जरूरी होती हैं। हम ऐसी वाइफ्स को पूरी हेल्प देते हैं, पूरी सपोर्ट देते हैं। सबसे पहले उनको इस कंफ्यूजन से निकालते हैं कि ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी शामिल करते हैं। इस्लाम वाज़े तौर पर हम जिन्स परस्ती के अमल को हराम कहता है, मगर नफ्सियाती रुझान, फैंटेसीज या अट्रैक्शन होने को गुनाह नहीं समझा जाता जब तक आदमी उस पर अमल ना करे। नफ्सियात के मुताबिक सारी सेम जेंडर अट्रैक्शन हमेशा सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होती। अक्सर ये ट्रॉमा का नतीजा अर्ली चाइल्डहुड अब्यूज, फादर फिगर की कमी, जिस्मानी और इमोशनल बाउंड्रीज की तोड़फोड़, पोर्नोग्राफी इंड्यूस्ड कंडीशनिंग, बाइसेक्सुअल कंफ्यूजन, अनमेट इमोशनल नीड्स, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स और इस तरह की चीज़ों में होती है। और याद रहे कि सेम जेंडर अट्रैक्शन हमेशा गे होना नहीं होता। नाज़रीन, इस्लाम ओपनली इनकरेज करता है, जना से बचने का कहता है, फितना से बचने का कहता है, अपने नफ्स और टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना, तहफ़्फ़ुज़ यानी प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली वैल्यूज़। इस्लामिकली कोई बंदा लेबल नहीं होता कि ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा या अब ये ऐसा ही है, बल्कि बंदा बस अपनी कोशिश और स्ट्रगल से पहचाना जाता है। अगर कोई बंदा टेम्पटेशंस फील करता है, इस्लाम उस पर लेबल नहीं लगाता। इस्लाम कहता है कंट्रोल, डिसिप्लिन और तौबा। ये मसला बिल्कुल तब्दील हो सकता है क्योंकि ये ओरिएंटेशन नहीं बल्कि ट्रॉमा रिस्पॉन्स होती है। इस्लाम कंडेम्स होमोसेक्सुअल एक्ट्स, नॉट अनवांटेड फीलिंग्स। थॉट्स इज नॉट इक्वल टू सिन, फीलिंग्स इज नॉट इक्वल टू सिन, एक्शंस इज इक्वल टू सिन। सेम जेंडर अट्रैक्शन दरअसल एक आजमाइश हो सकती है आपकी शनाख्त की। कोई इंसान गे पैदा नहीं होता। इस्लामिक स्टांस बहुत क्लियर है, कोई इंसान गे पैदा नहीं होता। इस्लाम इंसान को फितरा पर पैदा मानता है। मिसगाइडेड बिहेवियर्स एंड डिजायर्स लेटर डेवलप ड्यू टू ट्रॉमा, एनवायरनमेंट, सेक्सुअल एक्सपोजर, अब्यूज। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ, कुछ प्रोफेशनल गाइडेंस, इसके बाद हम केसेस भी शामिल करेंगे। इसमें ट्रॉमा थेरेपी बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। EMDR, सोमैटिक थेरेपी, चाइल्डहुड अब्यूज, मेमोरीज को रिजॉल्व करना होता है, ओरिएंटेशन कन्फ्यूजन को देखना होता है, फिर पोर्न डिटॉक्स 90 डेज के लिए और इसको फिर कंटिन्यू करना होता है, ब्रेन रिवायर्स एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज नॉर्मलाइज, फिर CBT फॉर सेक्सुअल कंपल्जन्स, फिर इसमें अर्ज जो है वो फिक्स की जाती हैं, कंपल्जन्स जो है उनको देखा जाता है, जो फैंटेसीज होती हैं उनको देखा जाता है, मस्कुलिन आइडेंटिटी रीबिल्डिंग की जाती है, सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव किया जाता है, मेल वैलिडेशन हंगर जो है ना उसको कम करने की कोशिश की जाती है। इस्लामिक लाइफस्टाइल रिपेयर भी किया जाता है, जैसे कि लोअर गेज, अपनी निगाहें झुका के रखो, तहज्जुद अदा करो, नफल फास्टिंग, कोई नफल अदा करो, कोई रोजे रखो, अवॉइड आइसोलेशन, गुड कंपनी और मैरिज फोकस्ड थेरेपी भी हेल्पफुल होती है। इंटीमेसी बाकायदा सारा कुछ उसको तरीके सिखाए जाते हैं, बॉन्डिंग, ट्रस्ट, रीबिल्डिंग। इस्लामिक हीलिंग अप्रोच बहुत ही कामयाब है। इसमें तौबा का अमल उससे समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने को कहा जाता है, निगाहों का हिफाजत करना और सेक्सुअल डिटॉक्स, ट्रॉमा हीलिंग ये बहुत ज़रूरी है। नफ्स की जो प्योरिफिकेशन है उस पर तवज्जो दी जाती है। इसमें प्रैक्टिकली थेरेपी में शख्स को लाना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन साथी की सपोर्ट के लिए काम किया जाता है। इस्लाम इंसान को होपलेस नहीं छोड़ता, राह रजू मौजूद है। अब हम कुछ रियल केसेस की भी एग्जांपल लेते हैं। एक शख्स जो कि मैरिड था और उसकी हिस्ट्री सेम जेंडर अब्यूज थी, यानी बचपन में उसको इस तरह का सामना था। उसका कज़न था एक, वो उसे ले जाता था और शादी के बाद वाइफ को डाउट हुआ, फिर थेरेपी में पता चला कि ये गे नहीं है बल्कि ये ट्रॉमाटाइज्ड है। इसी तरह एक और केस था, उसमें पोर्न एडिक्शन की एक लंबी हिस्ट्री थी, सेम जेंडर फैंटेसीज थी और एक ऐसा शख्स जो कि 12 साल की उम्र से ये चीज़ें देख रहा था। थेरेपी और डोपामिन रीसेट की वजह से फिर वो काफ़ी बेहतर हो गया।
इसी तरह एक केस था कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स का, जिसको बहुत ही ज्यादा शेम थी। मैन वांटेड एक्साइटमेंट, नॉट मैन, नेचर वाज हेट्रोसेक्सुअल, बिहेवियर वाज कंपल्सिव। सीबीटी और ईआरपी थेरेपी से वो काफी बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है। असल में वो तकरीबन कुछ मंथ से कुछ टाइम पहले से लड़कों के साथ फिजिकल हो रहे हैं। इससे पहले ऐसा कोई मामला नहीं था। सर, पहली बात तो अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का ढेरों ढेर अजर दे कि आप बिना फीस लिए मेरी ऐसी हेल्प करें, और अल्लाह पाक आपको आपकी सोच से बढ़ के नवाजे। सेकंड, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी शादी को इसी मंथ 7वां साल लगा है। 1 साल पहले ये बात इल्म में आई थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो लड़कों के साथ फिजिकल होते हैं, और मीन्स के कॉल और मैसेज पे इवन की वीडियो भी शेयर की जाती है। अब जो अभी ये वाला मामला कुछ टाइम पहले मुझे इल्म में आया था, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे और मेरे हस्बैंड का जो लिहाज और पर्दा है ना बीच का, वो कायम रहे, ना मेरे हस्बैंड को पता चले और ना मैं किसी को बताऊं, क्योंकि पहली बात तो 3 बच्चे हैं। सेकंड ये कि औरत का अगला स्टेप तब ले सकती है जब वो, हाँ, मेरे ख्याल से वो कह लें कि ताकतवर हो, या उसका जो बैक है वो सपोर्टिव हो। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, और मतलब कि मैं अगर चाहूँ तो मुझे सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। एक तकलीफ का चीज़ है मेरे लिए ये बर्दाश्त करना कि मुझे ये बात पता भी है और मैं खामोशी से बर्दाश्त भी कर रही हूँ, जबकि मेरे 3 बच्चे भी हैं। सेकंड ये कि मेरे जो हस्बैंड हैं दीनी हैं, माशाल्लाह नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, और मतलब कि वो उनकी रेपुटेशन उनके खानदान में, उनके दोस्तों में ऐसी है कि अगर मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो लोग मुझे ब्लेम करेंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, और यही सब जगह होगा कि मैं उन पे ब्लेम लगा रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस साल 40 साल में लगे हैं, और यहाँ आके मेरा दिमाग इसलिए माफ हो जाता है कि मैं कहाँ कमी छोड़ रही हूँ। मैं इनकी खिदमत में कमी छोड़ रही हूँ। मैं मतलब घर में खाना नहीं बनाती हूँ, काम नहीं करती हूँ, बच्चों को नहीं संभालती हूँ। मेरे शौहर की जो वालदा हैं वो पैरालाइज हैं, और मैं उनको शावर दिलवाती हूँ, इवन के उनके दिलदार की चुटिया बनाना, उनके ब्रश करना, उनको नाश्ता देना, ETC फन टू ऑल ET अपनी तरफ से नीज के 110% दे रही हूँ। उसके बावजूद यकीन करेंगे, जब मेरे ये बात इनमें आई थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो लड़कों के साथ फिजिकल होते हैं, तो मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था कि शायद मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींची। मेरा अभी 1 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल भी हुआ है। मेरी अम्मी हमेशा यही कहती थी कि माँ से मैका है और रखने से रखाने। मेरे 3 भाई हैं, तीनों मैरिड हैं, अपने अपने घर के हैं। आप मुझे यहाँ तो कोई हल बताएं जो मैं अपने तौर से कर सकूं। कोई मेडिसिन होगी तो वो दे सकूं। काफी चीजें मेरे जहन में आई कि मैं उनको एतमाद में लेके पूछूं कि कहीं मेरी तरफ से कोई कमी पेशी हो रही है, मैं अपनी तरफ से कोताही कर रही हूँ, जो आप इस रास्ते पे निकल गए, इस गुनाह के दलदल में फंस गए। लेकिन मेरी ये पूछने की इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि बार बार मेरे साथ में ये बात आ रही थी कि मेरा और मेरे शोहर का जो लिहाज और पर्दा है ना वो कायम रहे। खुदा ना खासा लिहाज खत्म हो गया ना, तो इससे बड़ा कुछ मुझे मेरे सामने फेस ना करना पड़े। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये बात मेरे शौहर को लाइफ टाइम पता चले कि ये चीज़ मुझे पता है। आप मेरे लिए दुआ भी फरमा दें और जिस हद तक हो सके मेरी हेल्प भी कर दें। अल्लाह पाक आपको बहुत ढेरों ढेर अजर देंगे। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि मैं जो हूँ अपने हस्बैंड को किस तरीके से अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकती हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद पसंद हूँ या मैं बिला वजह अपनी तारीफ कर रही हूँ। मैं देखने में खुद शक्ल ही हूँ कि मतलब लोग मेरे शौहर को भी बोल रहे होते हैं छोड़ी अच्छी है, बीवी ऐसी है। मतलब मैं लोगों की कमेंट्स बता रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं अपना रिलेशन में हर लिहाज से 110% दे रही हूँ। मैं बता रही हूँ मैं मुकम्मल घरेलू कह लें औरत हूँ कि अम्मी ने जिस तरीके से चलाया उस तरीके से ही चली। घर में सबसे छोटी थी, वालिद साहब का इतना इन्वॉल्व रहा नहीं हमारी जिंदगी में। तो मैं कोई सोशल नहीं हूँ, मैं कोई मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब कि अपने दिन के टाइम पे जब मुझे होता है रात में हाँ बच्चे सो गए तब मैं मोबाइल वो भी 10 मिनट यूज़ करती हूँ। मेरे मतलब मैं बता रही हूँ कोई ऐसी मैं चाहकर भी मेरी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे मेरे शौहर बागी हो जाएं। मैं
अपने आप का अपनी उसका भी ख्याल करती हूँ, अपनी भी केयर करती हूँ कि बस मेरी कुछ चीजें समझ से बाहर हैं, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ। आपको कैसे इल्म के वो मेल के साथ फिजिकल होते हैं? क्या पता आपको कोई गलत फहमी हुई हो? क्या आप उनकी मैसेज चैट देखकर ये कह सकते हैं कि वो मेल्स के साथ फिजिकल हुए देखिए, हैं? पहली बात ये कि अगर मैं किसी बात पे इतनी बड़ी बात कह रही हूँ ना, और इतनी 110% श्योरिटी से कह रही हूँ कि इवन कि मैंने इस चीज से तंग आके किसी को कांटेक्ट किया है, दैट नॉट मीन कि मैं वैसे ही मुझे बदगुमानी हुई है तो मैं कह रही हूँ, या मैं अपने पास से मुझे वहम हुआ है तो मैं कह रही हूँ। मेरे पास सबूत हैं, ठीक है। पहले तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि चीजें नॉर्मल नहीं है, ठीक है, चीजें अजीब है, मुझे वहम होता था। मैंने कभी इस वहम को हमेशा झटका। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कंफर्म करने के लिए उनके मोबाइल में बकायदा चैट डिलीट की, जो खासी नाजेबा थी, नाजेबा बातें जो एक मर्द औरत से करता है, इवन कि औरत को नहीं, एक मर्द अपनी बीवी से करता है, इस टाइप की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, कई बार ऐसा मुझे शक हुआ कि मैंने बकायदा देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये अपनी चैट जो है वो डिलीट करनी है। जैसे अभी कुछ ही टाइम पहले फिर मेरे किसी और मर्द के साथ इस तरह से फिजिकल हुए हैं, कॉल और मैसेजेस थे, लाइव नहीं। तो वो भी मैंने चैट रीड की है, बकायदा मेरे पास सबूत है चैट के हवाले से। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस चैट की जो है वीडियो बना के सेंड कर दूंगी आपको, या इनके मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगी, मीन्स के अपने मोबाइल में पिक्चर कैप्चर करके आपको सेंड कर दूंगी, ये हो सकता है। और इसके अलावा कोई डिटेल चाहिए तो मुझे काइंडली बता दें। काइंडली जब आप लोग मेरे से हेल्प लेते हैं फ्री, तो आप अपने बच्चों से दूर बैठ के बात किया करें, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे बैठा करें जहाँ पे शोर ना हो। आप पे कोई जरा सा भी डाउट नहीं है, क्योंकि आप वाइफ हैं। वाइफ को नहीं इल्म होगा तो किसको होगा? लेकिन सिर्फ एक क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आपको ये कैसे इल्म के वो फिजिकली इन्वॉल्व हुए हैं। यानी वो चैट से आपने हिसाब लगाया कि वो इन्वॉल्व है। ये भी तो हो सकता है कि वो बस इन्वॉल्व हो लेकिन फिजिकल रिलेशन कोई ना हो। चैट से ही अंदाजा नहीं लगाया, बकायदा नाजेबा गुफ्तगू हुई हुई है जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है। बिल्कुल मैं आपको दबे लफ्जों में कैसा बताऊं, इंतहा दर्जे की नाजेबा गुफ्तगू होती है, जिसमें पिक्चर भी शेयर की जाती है, और वो नाजेबा पिक्चर ही होती है, वो देखने लायक भी नहीं होती है। मेरे ख्याल से आप अब समझ चुके होंगे, तो इसलिए मुझे पता चला। नाज़रीन, आजकल मेरे से बहुत से मेल भी इस बारे में हेल्प ले रहे हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, और ये क्यों हो रहा है उनको भी समझ नहीं आ रही। लेकिन जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूं तो पता चलता है कि बचपन में वो बुरी सोहबत में पड़ गए थे, बुरे कामों में पड़ गए थे, तो उस वजह से वो एक प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियसली जो हुई है वो अब ट्रिगर कर गई है। यानी कुछ बच्चों को बचपन में अब्यूज का सामना रहा, और वो वक्त गुजर गया, वो बड़े हुए, वो ट्रॉमाटाइज्ड थे, वो शादी की, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन अब जाके वो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग दोबारा से ट्रिगर कर गई है। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने तो फीमेल के साथ बिल्कुल ही कोई भी इंटरेस्ट जो है वो खो दिया है। अब आपने हिसाब लगाना है कि आप उनके साथ लास्ट टाइम कब अपने जो हकूक के ज़ौजैन होते हैं उनको प्रॉपर अंजाम दिया है। नजरीन, 19 के करीब और खवातीन हैं जिन्होंने राब्ता किया है, और लगभग इसी तरह की कैफियत है। कुछ बेचारी इस तरह जिंदगी गुजार रही हैं कि वो अपने खाविंद को पसंद नहीं है। उनको ये डाउट बन गया है उनके जहन में कि शायद वो ज्यादा प्यारी नहीं है, हालांकि उनमें कोई भी ऐसा नक्स नहीं है। जो नक्स है वो उनके खावन में है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज तो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूं कि आप बहुत अच्छा सोचती हैं कि एक पर्दा रहे आपका और आपके हस्बैंड के दरमियान, कि वो आप ना ही उनको ये बताएं कि आपको सारी हकीकत पता चल गई है। लेकिन इस तरह जिंदगी गुजारना भी ज्यादती है। आप अपने साथ बुरा कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही। आपको चाहिए कि आप उनको अतमाद में लें और सेपरेटली उनको बताएं। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर उसको आग में फेंक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसको आग से बचाया जाए? यकीनन आप एक अच्छी बीवी होने के नाते अपने खावंद को आग से बचाना ही चाहेंगी। तो वो जब नमाजें भी पढ़ता है वो अच्छा भी है, और अगर उसमें एक चीज अगर किसी भी
पास्ट ट्रॉमा की वजह से आ रही है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक भी करवा सकता है। आप दोनों अपने अंदर एक साइकोलॉजिस्ट को भी शामिल करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बात करना होगी, कहीं तन्हाई में उनके साथ बड़े अच्छे लबो लहजे में बात करें, उनको बताएं कि मैं आपको जज नहीं कर रही, उन पे चिल्लाना नहीं है, उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना, उनको ये बताना है कि ये मसला है और ये मसला आप तस्लीम करेंगे तो इसका सोल्यूशन होगा। जाहिर है वो भी दीनदार हैं, आप बता रहे हैं वो मजहबी हैं, तो उनको पता चलेगा कि वो गलत है। ये अलग बात है कि वो मर्द होने के नाते तस्लीम ना करें, आपसे लड़ पड़ें या अपनी खामी को छुपाने के लिए कुछ ऐसा करें कि सोसाइटी में आपको ही उसका खुमियाजा भुगतना पड़े। ये सारी चीज़ों के अंदेशे हैं, लेकिन इस तरह आप किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको ऐसा करना होगा। और दूसरी चीज़ है कि मेडिकेशन, कि आप सीक्रेटली मेडिकेशन करें, वो फिर आपके काबिल भी नहीं रहेंगे अगर इस चीज़ में हम गए तो। की जो रूटीन है, जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं तकरीबन 10 तक, रात में 8 बजे तक आ जाते हैं, देन नमाज अदा करते हैं, खाना खाते हैं और अपने वाले के पास नीचे टीवी देखने चले जाते हैं। देन ये तकरीबन 12:30 पौने 1 पे आते हैं और वही जगह पे लेट जाते हैं सोने के लिए और काफ़ी लेट नाइट तक सेलफोन यूज़ करते हैं। और बस हमारा जो रिलेशन अज़वाजी ताल्लुक है वो तकरीबन 3-4 महीने हो जाते हैं जब कायम होता है। इसके अलावा भी मेरी शादी को 7 साल लग गया। हमारा जो रिलेशन है उसका टाइम लिमिट 7 से 8 महीने था। मीन्स कि जब इनको होता था कि अब मीन्स औलाद हो जाए तो ये तकरीबन कंटिन्यूसली रहता था मामला, और जब प्रेगनेंसी हो जाती थी तो फिर 7-8 महीने गायब, ऐसा रहा है। फिर मतलब डिलीवरी करीब थे तो आसानी के लिए अज़वाजी ताल्लुक कायम कर लिया और फिर उसके बाद फिर वो 1.25 महीना भी गुजर गया, 7-8 महीने भी गुजर गए। तो मेरे 3 बच्चे जो है ना उसमें मेरी लाइफ ऐसी ही रही है। मीन्स कि जब इनको औलाद चाहिए होती, मतलब एक मेरा मिस हो चुका है और 3 मेरे बच्चे हैं। 6 साल ही हुए हैं अभी मेरी शादी को। तो यही तमाम चीज़ें रही हैं। और वैसे भी अभी भी मेरी जो बच्ची है एक, वो 7वें महीने में है और जब से ये हुई है तो तब से अभी तक हमारे बीच कुछ भी फिजिकली अब आपको ग्रेजुअली इंटीमेसी के लिए उनको अप्रोच करना चाहिए, आपको अपने हकूक के लिए आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा मशवरा है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बीच में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा ताकि उनको वो डील करे और सारा नज़ला आप पे ना गिरे। मेरी जब शादी का स्टार्ट था ना तो मुझे आसपास के काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम मीन्स कि मियाँ बीवी के दरमियान अज़वाजी ताल्लुक बेहतरीन तरीके से कायम हो ना तो मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ता मजबूत होता है। मैं स्टार्ट में बोलती थी इनको, बट ये नहीं क्लोज होते थे, इतना क्या नहीं क्लोज होते थे। मीन्स कि हमारा जो बेसिकली रिलेशन स्टार्ट हुआ वो भी 2.5 महीने बाद स्टार्ट हुआ। मेरी शादी को 2.5 महीने हो गए थे जब फर्स्ट टाइम ये मुझसे क्लोज हुए। देन इसके बाद मेरा यही था कि मैं इनको फोर्स करती थी क्योंकि लोग मुझे ऐसा कहते थे इससे रिश्ता मजबूत होता है। देन फिर ये नहीं आते थे, मेरी इज्जत नफ्स को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि इनको इन चीज़ों का शौक नहीं है, तो फिर मैंने नहीं इनको कहा। शादी के स्टार्ट के 2.5 महीने मुझे आसपास के लोग यही कहते थे कि तुम नहीं पसंद आई अपने शौक को। मीन्स कि ये चीज़ें भी फिर मैंने काफ़ी फेस की कि हाँ ठीक है मैं नहीं पसंद आई। मैंने हर तरीके से, हर एंगल से, हर खिदमत करके उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश की और आज भी मैं सिर्फ कोशिश ही कर रही हूँ। और तमाम ये चीज़ें अब मेरे सामने आने लगी जिससे मुझे मज़ीद तकलीफ होने लगी है। तो बस आप मुझे कोई हल बता दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इट मीन्स कि उनकी ओरिएंटेशन बाइसेक्सुअल थी या गे थे वो प्रॉपर। ऐसे लोग यूजुअली सोसाइटी के लिए शादी करते हैं कि हमारा एक मैचो मैन इमेज पड़ना चाहिए, एक मर्दानगी जो है कि मेरे पास बीवी भी है और औलाद भी है। बाकी उनको जो उनकी ओरिएंटेशन होती है या अगर उनको कोई ट्रॉमा हो तो वो उस ट्रॉमा को जीते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपसे थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहूँगी कि मीन्स के जो गे होते हैं उनके बच्चे तो नहीं हो सकते, और मेरे तो माशाल्लाह 3 बच्चे, इट मीन्स कि ये प्रॉपर थे, बट फीलिंग्स का क्या रहा ये मुझे नहीं पता, स्टार्ट से थे या नहीं थे। मेरे इल्म में ये तकरीबन 1 साल पहले आई ये बात। अच्छा, अब आके मीन्स कि ये चीज इन्वॉल्वमेंट तो है इनकी। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले भी मैंने इनकी चैट रीड की जो नाजेबा बातें थी इंतहा दर्जे की। सेकंड ये मुझसे भी रिलेशन अब करना चाहते हैं, क्लोज होना।
मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मतलब मीन्स के डबल माइंड हूँ इस हवाले से, और डबल माइंड होती हूँ और हो रही हूँ। और अभी आपने जो ये न्यू बात की है तो ये तो और ज़्यादा मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रही ये क्या उनकी तो नहीं होती है औलाद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उनकी क्यों नहीं औलाद हो सकती? ज़ाहिर है जब एक फीमेल के साथ वो फिजिकल रिलेशन में होंगे तो औलाद तो होगी। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट शुड वाइव्स डू? वाइव्स को क्या करना चाहिए? बीवी ऐसे में करे तो क्या करे? सबसे पहले जानते हैं कि वाइव्स को क्या नहीं करना। चीखना चिल्लाना नहीं है, ब्लेम नहीं करना, और रुस्वा करने की या शर्मिंदा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है कि वो ये जो चीज़ें कर रहा है वो ये चीज़ें ट्रॉमाटाइज होने के बाद भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी ओरिएंटेशन और उसकी असलियत ये हो। इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी अगर देखें तो वो क्या कहता है, वो भी ये कहता है किसी को उसके माजी पे नहीं जज करना, किसी को उसकी हरकत पे जज नहीं करना, असेसमेंट करनी है, और अगर वो तौबा कर ले, वो अपनी इस्लाह कर ले, तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। कभी ताना नहीं देना कि तुम गे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। पब्लिक ह्यूमिलेशन तो बिल्कुल नहीं करनी। उसके साथ ऐसा रवैया नहीं अख्तियार करना कि उसकी पर्दा चाक हो उसका और उसे पब्लिकली नॉमिनेट किया जाए कि तुम ये हो वो हो। किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं करना उसे। व्हाट टू डू? अब सवाल यह है कि करना क्या है फिर? काम कन्वर्सेशन, उसके साथ एक बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू की जाए जिसमें उसे बताया जाए कि तुम ये जो कर रहे हो उस पे मैं तुम्हें कोई जिम्मेदार नहीं ठहराती। हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। प्यार से पूछें, तुम्हें ये अच्छा लगता है? क्या तुम्हें बचपन में कहीं किसी ने अब्यूज किया था? क्या तुम्हारे बाप जो है वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उस वजह से तुम ऐसा हो गए? मैंने बताया ना कि बाप अगर इमोशनली अवेलेबल ना हो तो फादर फिगर ढूंढने की खातिर, एक मेल वैलिडेशन की खातिर ऐसे सिलसिले शुरू हो जाते हैं। और जो लेस्बियनिज्म है उसमें भी ऐसा होता है। उसमें ये होता है कि मदर फिगर, जो मदर वुंड होता है, उसकी हीलिंग के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है सेम जेंडर। वो अप्रूवल हासिल करने के चक्कर में वो अप्रूवल से बात आगे निकलती है, अटैचमेंट इंजरी बनती है, और फिर वो अट्रैक्शन में बदल जाती है, और अट्रैक्शन फिर कभी भी फिजिकल रिलेशन में बदल जाती है। यानी आपको बहैसियत वाइफ उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसकी रूट कॉज क्या है। कोई ट्रॉमा था, बचपन में कोई बुरा हुआ था, मैंने जो इतनी चीजें बताई हैं उनमें से कोई वजह निकलेगी, जरूर निकलेगी। बेहतर यह है कि एक साइकोलॉजिस्ट को बीच में इन्वॉल्व करें। वर्क ऑन इंटीमेसी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ करीब होने की कोशिश करें, उसको अपनी कुर्बत में लेके आए। इमोशनल कनेक्शन स्ट्रेंथन, आपको अपना और उसका इमोशनल कनेक्शन बनाना है। वो एक दलदल में जा रहा है, आपको उसे बचाना है। मेरे पास एक लड़के ने राब्ता किया, 30 साल उसकी उम्र, और वो कहता मुझे वाइफ अच्छी नहीं लगती, और वो इन चीजों में पड़ा हुआ। प्रॉपर सेशन हुआ हमारा, तो जब वाइफ की बात आए तो उसका नक चढ़ जाए, नहीं वो नहीं डॉक्टर साहब, वो नहीं, वो अच्छी नहीं लगती। अब उसे अच्छी नहीं लग रही, वाइफ की इसमें क्या गलती है? वाइफ को तो पता भी नहीं होगा, उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि वो क्यों अच्छी नहीं लग रही या वो अच्छी नहीं लग रही। तो हम वाइफ को भी गाइड करते हैं कि वो भी इमोशनल अटैचमेंट बनाए। बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा ये थोड़ा दूर दूर है तो रहे फिर दूर, वो पहले ही वो छुटकारा चाह रही होती। तो इस तरह फिर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत से मेल इन चीजों में पढ़ते ही ताब हैं, बहुत से मेल, जरूरी नहीं कि सारे, जब उनको वैलिडेशन नहीं मिलती उनके हलाल रिश्ते से। हस्बैंड को सेफ स्पेस जरूर दें, लेकिन बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करें, अकाउंटेबिलिटी रखें। आपका हक है, बल्कि आपका फर्ज भी है। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि ये जो भी ये सेम जेंडर अट्रैक्शन होती है, जरूरी नहीं है कि ये कोई उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, ये आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी होती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये ऑलवेज आइडेंटिटी कंफ्यूजन ही हो। ऑफन इट इज ट्रॉमा, ऑफन इट इज बोन डैमेज, ऑफन इट इज कंफ्यूजन, एंड द गुड न्यूज इज ये ट्रीटेबल है, ये रिवर्सिबल है, एंड मैरिज कैन बी सेव्ड। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी बचाई नहीं जा सकती। जिन लोगों को लगता है कि उनके फ्यूचर तबाह हो गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। ये इशू बिल्कुल ट्रीटेबल है। आप अपनी आइडेंटिटी सेव कर सकते हैं, आप अपना फैमिली सिस्टम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को दोबारा अलाइन कर सकते हैं। मायूसी कुफर है। मायूस तो वो हो जिसका खुदा ना हो। अगर आप या आपका पार्टनर इस स्ट्रगल से गुजर रहा है तो इस वीडियो को जजमेंट की सोच से ना देखें, बल्कि हीलिंग की नीयत से देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुतल्लिका लोगों को इसका लिंक भी भेजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।